वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में आपने प्लेटी हेलमिंथेस और एस्का हेलमिंथेस से जो होने वाली डिजीज़ेज़ है उनके बारे में पढ़ा है। कई सारे मैंने एग्जांपल्स आपको हेलमिंथ्स के बता दिए हैं और इस तरह से हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़, वायरल डिजीज़ेज़, प्रोटोजोवन डिजीज़ेज़ और हेलमिंथ डिजीज़ेज़ जितनी भी है वो कंप्लीट होती है। आज हम बात करते हैं, एक छोटा सा पार्ट है हमारे पास जो फंगल डिजीज़ेज़ से रिलेटेड है। कुछ फंगल डिजीज़ेज़ भी हमको पढ़नी, ज़्यादा नहीं है, एक ही डिजीज़ है जिसे आपको इसे पढ़ना है। एक जीनस है बच्चों फंगस का, एक क्या दो तीन जीनस है, जिसमें से एक जीनस है माइक्रोस्पोरम। एक है ट्राइकोफाइटोन और एक है एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मोफाइटोन ओके बच्चों। तो तीन हमारे पास ऐसे फंगस के जीनस हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, याद करने हैं आपको। इन तीनों से ह्यूमन में एक डिजीज़ होती है, तीनों से होती है, जिसे हम कहते हैं रिंगवर्म्स। अब कई बच्चे रिंगवर्म से कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये रिंगवर्म्स बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। इसको रिंगवर्म्स इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली हमारी स्किन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, फंगल इन्फेक्शन। और जैसे किसी एक जगह पर ये इस तरह से इन्फेक्शन हुआ तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन जो है इस तरह से बाहर की ओर ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना। तो क्योंकि ये बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज रिंगवर्म्स। अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है कि इन्हें हम रिंगवर्म्स बोलें। और ध्यान रखें कि ये वर्म्स भी नहीं है द रिंगवर्म्स, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में यही होता है। जो रिंगवर्म्स हैं वो बेसिकली फंगस है, कोई हमारा एनिमल किंगडम का कोई मेंबर यहाँ पर नहीं है जो हमें डिजीज़ कॉज करता है। डिजीज़ को हमने नाम भी क्या दिया है, रिंगवर्म हमने डिजीज़ को नाम दिया है, जो होती किससे, कुछ फंगस से होती है। और तीन स्पीशीज़ हमारे पास इन फंगस की हमारे सिलेबस में है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ये तीनों जो जीनस हैं इनसे एक ही डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ का नाम है रिंगवर्म्स। बच्चों रिंगवर्म्स के जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि जिस जगह पर भी इनका इन्फेक्शन होता है वहाँ की स्किन ड्राई हो जाती है, वहाँ पर स्केली लीजन्स होने लगते हैं। स्केली हो जाती मतलब वहाँ से उखड़ने लगती स्किन, ऐसे ड्राई स्किन वहाँ से, जैसे फिशेस में स्केल्स उखड़े रहते हैं उस तरह के स्केल्स की तरह स्किन के टुकड़े वहाँ से सेपरेट होने लगते हैं। तो ड्राई स्केली लीजन्स, वहाँ पर इस तरह के घाव हो जाते हैं। लीजन्स का मतलब घाव होता है बच्चों, ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। पर्टिकुलरली ये जो है ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे एक स्किन पर हो सकते हैं, इवन ये नेल्स पर हो सकते हैं, और इवन ये जो लीजन्स होते हैं ये स्कैल्प पर भी हो सकते हैं। और एक और इसमें मेजर सिम्टम रहता है कि जहाँ कहीं पर भी ये लीजन्स होते हैं, जहाँ कहीं पर भी ये घाव होते हैं, वहाँ पर इंटेंस ईचिंग भी होती है। तो दीज आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ रिंगवर्म्स। डिजीज़ का क्या नाम है, रिंगवर्म। किससे होती है, तीन फंगस से होती है। फंगस के तीन जीनस हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है बच्चों। अब ऐसा होता है बच्चों कि ये फंगल इन्फेक्शन जो हमारी स्किन में होता है, बेसिकली मॉइस्चर जो होता है और वार्म टेम्परेचर जो होता है वो इस फंगस को ज़्यादा सपोर्ट करता है, इस फंगस के लिए ये फेवरेबल है। तो बॉडी के ऐसे पार्ट जो कंपैरेटिवली वार्म होते हैं, या फिर वहाँ वो थोड़ी मॉइस्चर पसीने की वजह से या किसी भी वजह से वो पार्ट अगर गीला रहता है, तो उन एरिया में इस फंगस के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ बच्चों, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प these fungi to grow, okay, which makes them thrive का मतलब rapidly grow करना, which makes them thrive in the
स्किन फोल्ड्स, स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर, ऐसे एरिया में, सच एज ग्रोइन एरिया जो होता है हमारा, ग्रोइन मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके आसपास का जो एरिया है, और इवन हमारी जो फिंगर्स होती है उनके बीच की जो स्किन होती है, फिंगर्स और टोज, पर्टिकुलरली पाँव में जहाँ उंगलियों के बीच का जो गैप होता है, गीले रहते हैं वहाँ पसीने की वजह से, उन एरिया में इसके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आई रिपीट द लाइन, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो which makes them thrive in the skin folds such as groin or between the toes। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें इसका इन्फेक्शन कैसे होता है बच्चों। तो हमें ये इन्फेक्शन डायरेक्ट सॉइल से हो सकता है, क्योंकि ये सॉइल में मिलेगी फंगस, और या फिर किसी दूसरा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका अगर आपने टॉवेल उसके यूज़ कर लिए, उसके कपड़े आपने यूज़ कर लिए, या इवन आपने उसका कॉम जो है, हेयर कॉम जो है वो भी यूज़ कर लिया है, तब भी आपको ये डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, सो दीज आर द, ओके क्या लिखा मैंने, इन्फेक्शन कैसे होता है हमें, सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल्स, क्लोथ्स, इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो दैट्स इट बच्चों, बस इतना सा आपको ये याद करना है। आप एक तो इसके सिम्टम्स देख लें, इन्फेक्शन कैसे होता है हमें, और पर्टिकुलरली आप तो इन 3 स्पीशीज़ के नाम याद रखो जिनसे आपको ये डिजीज़ होती है। बस एक बड़ा जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा, रिंग वर्म डिजीज़ किससे होती है, तो एस्केलमेंथिस का नाम आ जाएगा या किसी राउंड वर्म का नाम आ जाएगा, और बच्चे मोस्ट ऑफ द रिंग वर्म को राउंड वर्म के साथ कंफ्यूज करेंगे और वहाँ ये आंसर गलत करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिंग वर्म डिजीज़ है, नाम में भले वर्म आ रहा है, वर्म नहीं होता, ये फंगल डिजीज़ है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन से ये डिजीज़ होती है। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। After studying immunology and all kind of infectious diseases, let's talk about a new topic, that is alcohol and drug abuse। तो एक छोटा चैप्टर है, छोटा टॉपिक है ये हमारे पास, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझने लायक नहीं है, फैक्चुअल इसमें नॉलेज ज़्यादा है, कुछ फैक्ट्स होंगे जो हमें याद करने हैं। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट इस वाले टॉपिक में हमारे पास थोड़ा कम है। जहाँ कहीं पे भी थोड़ा बहुत कुछ समझाना होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो आपको इसमें लर्न करना है। तो बच्चों, हम जो पहले पढ़ेंगे, अल्कोहल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम ड्रग एब्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो एब्यूज़ की जाती है, और जिन्हें व्हाट इज़ ड्रग एब्यूज़ ये हम बाद में एंड में बात करेंगे। पहले हम मेनली उन ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें इस तरह से एब्यूज़ किया जाता है। सबसे पहली जो हमारे पास ड्रग है, दैट इज़ अबाउट ओपियोइड्स। फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओपियोइड्स। बच्चों, एक प्लांट है जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। इस प्लांट से कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं। इसके लेटेक्स से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या मिलता है, लेकिन इसके लेटेक्स से जो उसमें जो केमिकल कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड्स को हम ओपियोइड्स कहते हैं। बेसिकली ये जो पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट है ना बच्चों, ये ओपियम प्लांट है। कॉमनली हम इसे ओपियम प्लांट के नाम से जानते हैं, और इससे जो केमिकल्स मिलते हैं, इसके लेटेक्स से हमें जो केमिकल मिलते हैं, उन्हें हम ओपियोइड्स कहते हैं। इसमें से जो मोस्ट कॉमन ओपियोइड हमें मिलता है, मोस्ट कॉमन, पहले तो एक चीज़ लिख लें कि हमें कहाँ से ये मिलता है। ये आपके दिमाग में अच्छे से याद रखना है कि पेपेवर सोमनीफेरम ओपियम प्लांट कहते हैं, और ओपियम प्लांट के अलावा इसे हम पॉपी प्लांट भी कहते हैं बच्चों। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपी प्लांट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों कि इस प्लांट में एक इस तरह का, इसका एक फ्रूट होता है, इस प्लांट का इस तरह का कैप्सूल इसमें होता है, फ्रूट होता है इसका, ये इस तरह का इसका फ्रूट है बच्चों, कैप्सूल फ्रूट है। उसमें यहाँ ब्लेड से इस तरह के कट लगाए जाते हैं, और जब इसमें इस तरह के कट लगाए जाते हैं तो उस कट में से
कुछ लेटेक्स जो है वो बाहर आता है इस तरह से निकल के यहाँ पर। आई होप कि आई हैव ए फोटोग्राफ ऑफ दैट। मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए हमारे पास एक डेफिनेटली यहाँ एक ये डायग्राम है, देखिए। तो ये इन्होंने यहाँ पर कट लगा दिया है, इस जगह पर कट लगाया, और कट लगाने के बाद इसमें से ये जो वाइट कलर का लेटेक्स बाहर आ रहा है, इस लेटेक्स में कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और उन केमिकल कंपाउंड्स को हम ओपियोइड्स कहते हैं, क्योंकि ये ओपियम प्लांट से मिल रहे हैं, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग देम ओपियोइड्स। इसमें से जो मेन ओपियोइड होता है, तो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन यही मिल आता है बच्चों कि ओपियोइड्स कहाँ से मिलते हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनीफेरम जो प्लांट है हमारा, पी ए आएगा यहाँ, पी ए पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट के फ्रूट, ये उसका फ्रूट है बच्चों। किस तरह का फ्रूट है, कौन सी कैटेगरी का फ्रूट है, ऐसे फ्रूट को हम कैप्सूल कहते हैं। तो उसके कैप्सूल में कट लगाने से वहाँ से एक लेटेक्स निकलता है और उस लेटेक्स में कई सारे कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड्स को हम ओपियोइड्स कहते हैं। जो मेन कंपाउंड है, मेन ओपियोइड प्रेजेंट इन दैट लेटेक्स इज मॉर्फिन। जो मेन कंपाउंड उसमें वहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, उसे हम मॉर्फिन कहते हैं। ओके, तो फाइन बच्चों, ये अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो मॉर्फिन होता है इसकी एक केमिकल रिएक्शन की जाती है, इसका मॉर्फिन का एसिटिलेशन किया जाता है। इसमें कुछ एसिटाइल ग्रुप जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम एसिटिलेशन कहते हैं। और मॉर्फिन के एसिटिलेशन से जो कंपाउंड हमें मिलेगा, उस कंपाउंड को हम डाई एसिटिल मॉर्फिन कहेंगे, डाई एसिटिल मॉर्फिन। और ये जो डाई एसिटिल मॉर्फिन है बच्चों, ये मॉर्फिन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, डाई एसिटिल मॉर्फिन। इसका जो दूसरा केमिकल नेम है वो है हेरोइन, या इसे हम स्मैक के नाम से भी जानते हैं। तो मोस्टली जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं वो प्योर मॉर्फिन को एब्यूज़ नहीं करते हैं, प्योर मॉर्फिन कम मिलती है, जो अवेलेबल होती है उन्हें वो बेसिकली हेरोइन या स्मैक ही अवेलेबल होती है। और आपको समझ में आ गया होगा कि जो हेरोइन और स्मैक है वो इसी पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता है। प्लांट से जो लेटेक्स मिलेगा उस लेटेक्स में मॉर्फिन होता है, और मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से जो कंपाउंड मिलेगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन, वही हमारा हेरोइन या उसे हम स्मैक कहते हैं। तो अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस हेरोइन और स्मैक के बारे में ही बात करेंगे कि ये जो हेरोइन या फिर जो स्मैक है, ये बच्चों एक वाइट पाउडर की तरह होता है, वाइट बीटर भी होगा, और इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती। तो ये वाइट बीटर और ऑर्डरलेस कंपाउंड है हेरोइन। और इसको कंज्यूम कैसे किया जाता है, लोग इसे किस तरह से एब्यूज़ करते हैं। तो ये जो पाउडर होता है ना बच्चों, उसे या तो स्नॉर्टिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों की, ये जो पाउडर होगा उसे किसी सरफेस पर रख दिया जाएगा, उसकी एक लाइन बना ली जाएगी, पाउडर की लाइन है ना, एक पाउडर को रख के किसी पेपर वेपर की हेल्प से उसको एक लाइन की तरह लंबा सा रख दिया जाएगा, और उसे फिर एक छोटी सी कोई ट्यूब या पेपर की एक छोटी ट्यूब बना के उसको नेज़ल पैसेज से जोर से ऐसे इनहेल कर लिया जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम स्नॉर्टिंग कहते हैं। तो या तो उसे स्नॉर्टिंग की तरह लिया जाता है या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में भी इसको लिया जा सकता है। किसे? हेरोइन और स्मैक को। अब ये जो कंपाउंड है हेरोइन या स्मैक जो है, ये ओपियोइड्स हैं बेसिकली। ये करते क्या है? तो इफ़ समवन आस्क यू कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन, इसका हेरोइन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वैसे तो जो एक्शन मॉर्फिन का होगा वही एक्शन इसका भी होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मॉर्फिन थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हेरोइन और स्मैक आफ्टर एसिटिलेशन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बॉडी में जाने के बाद ये जो
ओपियोइड्स हैं, ये जो हेरोइन या जो भी हैं, ओपियोइड्स जो हैं ये हमारी बॉडी में जाके कुछ रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। ओपियोइड्स बाइंड विथ ओपियोइड रिसेप्टर्स, या ये ओपियोइड की जगह आप कोई भी ओपियोइड, चाहे हेरोइन होगा चाहे स्मैक होगा, वो बॉडी में जाके जो बाइंड होगा वो हमारे ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होगा, जो कि रिसेप्टर जो हैं दे आर मेनली प्रेजेंट इन द ब्रेन, इन द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो आपके मेनली होते हैं, और GI ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वहाँ पर भी होते हैं। तो जो लोग इफ़ेक्ट इसको लेना चाहते हैं, जो इफ़ेक्ट फील करना चाहते हैं, वो बेसिकली CNS पर इसका इफ़ेक्ट आएगा। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इफ़ेक्ट ऑफ दीज ओपियोइड्स? तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ ए डिप्रेसेंट, ये पर्सन को जो है काम डाउन करेगा, उसको बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करेगा। सो इट इज़ ए डिप्रेसेंट एंड इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शंस, इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शंस। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पर ये भी आ रहा होगा डेफिनेटली कि हमारे ब्रेन में या हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ओपियोइड्स रिसेप्टर्स क्यों होते हैं? तो मैं आपको यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि ये जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, आप बिल्कुल अपने दिमाग में ज़रा सोचिए कि भाई एक किसी ह्यूमन की बॉडी में किसी प्लांट का कोई कंपाउंड है तो उसके रिसेप्टर्स हमारे पास क्यों हैं? देन लेट मी टेल यू बच्चों कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम एंडोजीनस ओपियोइड्स कहते हैं। एंडोजीनस ओपियोइड्स यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों, हमारी बॉडी में होते हैं कुछ कंपाउंड एंडोजीनस ओपियोइड्स। हमें बहुत समय तक इन कंपाउंड के बारे में नहीं पता था। इनके दो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बहुत सारे हैं लेकिन दो एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एंडोर्फिन हो गया और एक एनकेफिलिन हो गया, एनकेफेलिन। ये दोनों कंपाउंड हमारी बॉडी में बनते हैं और इनके अपने रिसेप्टर्स हैं, और इनके जो रिसेप्टर्स हैं उन्हीं रिसेप्टर से हमारे ओपियोइड्स भी जाके बाइंड होते हैं। तो हमने उन रिसेप्टर्स को ओपियोइड रिसेप्टर नाम दे दिया। इज दैट क्लियर? अदरवाइज वो जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली बॉडी में बनने वाले कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एंडोर्फिन हो गया, एनकेफिलिन हो गया, इनसे जाके वो ये उन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि आपने देखिए बच्चों, जब हमारा ब्रेन है एक पर्टिकुलर बैलेंस्ड स्टेट में रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा शांत भी नहीं है, या पर्टिकुलरली जब पर्सन बिल्कुल काम है, शांत है, रिलैक्स है, तो मान के चलिए कि उस समय उसकी बॉडी में एंडोर्फिन बन रहा है या एनकेफिलिन बन रहा है, और ये एंडोर्फिन और एनकेफिलिन जिस जगह पर बाइंड होते हैं वो इनके रिसेप्टर्स हो गए, एंडोजिनस ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स हो गए, और इन्हीं रिसेप्टर्स से हमारा ये जो मॉर्फिन हो गया या डाईएसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हमने हेरोइन या स्मैक, ये भी उन्हीं जगह पर जाके बाइंड होते हैं। और भले ही आपके बॉडी में एंडोर्फिन नहीं बन रहा है, अगर किसी पर्सन ने इन केमिकल कंपाउंड को कंज्यूम किया है तो इफ़ेक्ट वही आएगा जो एंडोजीनस ओपियोइड्स से आता है, जो एंडोजीनस केमिकल कंपाउंड से आता है, लाइक एंडोर्फिन और एनकेफिलिन से। हमें बच्चों एग्ज़ाम में इसका स्ट्रक्चर भी आ सकता है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है। ये देखिए बच्चों, जो हमारे पास मॉर्फिन है, डाईएसिटिलेशन के बाद, ये जो डाईएसिटिलेशन के बाद बना है कंपाउंड हेरोइन या जो स्मैक है, ये उसका स्ट्रक्चर है, और हमें उसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड किए गए हैं इसके अंदर। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक ड्रग कंप्लीट होती है, हेरोइन, स्मैक, जो कि बेसिकली कौन से प्लांट से मिलती है? तो प्लांट मैंने आपको बता दिया, पॉपी प्लांट से मिलता है, पेपेवर सोमनीफेरम से। ओपियम प्लांट भी कहते हैं हम उसके फ्रूट से लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ओपियोइड्स कहते हैं। जो मेन ओपियोइड है वो मॉर्फिन है, और मॉर्फिन के एसिटिलेशन से हम डाई एसिटिल मॉर्फिन बनाते हैं, जिसे हेरोइन या स्मैक कहा जाता है, जो कि एक वाइट कलर का बिटर ऑर्डरलेस कंपाउंड है। कंज्यूम कैसे करते हैं उसको? तो दो तरीके से कर सकते हैं उसको कंज्यूम।
स्नॉर्टिंग समझा दिया मैंने, पाउडर होता है, उसको किसी छोटी सी पेपर की ट्यूब बना के उसको ऐसे इनहेल किया जाता है, तो स्नॉर्टिंग से ले सकते हैं उसको, या इंजेक्शन से भी उसको ले सकते हैं। करता क्या है, तो ये हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में और जीआई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वहाँ जाके बाइंड होता है, और इसका जो इफेक्ट होगा वो डिप्रेसेंट की तरह ये एक रोल प्ले करता है, सारे बॉडी फंक्शंस को ये स्लो डाउन करता है। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी स्लो डाउन करेगा। और यहाँ मैं और बताना चाहूँगा, आपकी बुक में अभी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो मॉर्फिन होता है बच्चों, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एनाल्जेसिक है। जब ये आपके ब्रेन पर इफेक्ट करता है तो ये एक फंक्शन में आपको इसका ऊपर नहीं, यहीं नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखे हमने, इफेक्ट में लिखे कि मॉर्फिन के बारे में एक बात और याद रखें कि वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एनाल्जेसिक है ये। एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर है, पर हर किसी को नहीं दे सकते। किसी का सिर दर्द हो रहा है तो चलो मॉर्फिन की टेबलेट खा ले, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते। इन ड्रग से एडिक्शन होता है। तो मॉर्फिन कब दी जाएगी, मॉर्फिन की टेबलेट्स या मॉर्फिन की इंजेक्शन कब दिए जाएंगे, जैसे कोई पर्सन है जिसकी कोई मेजर सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद उसको इमेंस पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 1 या 2 इंजेक्शन कभी कभार दिए जा सकते हैं। या फिर कुछ कैंसर के ऐसे पेशेंट हैं जिनको अनबेरेबल पेन हो रहा है, वो दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं, और टर्मिनल इलनेस है, यानी कि वो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अब वो कभी वहाँ से ठीक नहीं होंगे, उनकी डेथ होने वाली है। पर डेथ से पहले का जो पेन है, उस पेन को रिलीव करने के लिए ऐसी कंडीशन में मॉर्फिन के इंजेक्शंस या टेबलेट दी जा सकती है, पर लोग इसे एब्यूज़ भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम एक और दूसरी ड्रग के बारे में बात करते हैं जो नॉर्मली इस तरह से एब्यूज़ की जाती है। दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, तो अगेन ये एक कैनाबिनॉइड जो हैं ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, कई सारे उसमें केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कंबाइंडली कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। और एक प्लांट है जिसे हम कैनाबिस सटाइवा कहते हैं। प्लांट का नाम हो गया इस बार कैनाबिस सटाइवा। थोड़ा सा इसको सही लिख लेते हैं, कैनाबिस सटाइवा। अब ये जो हमारा प्लांट है कैनाबिस सटाइवा, इस प्लांट के कई सारे पार्ट्स, इसका इन्फ्लोरेसेंस, इसकी लीव्स, इसका रेजिन जो निकलता है, उनसे हमें कंपाउंड निकलते हैं, उनसे हम ये कैनाबिनॉइड जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। तो हम एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, आपको याद रखनी है कि जो मेन सोर्स रहेगा कैनाबिनॉइड्स का, इस प्लांट के कौन से पार्ट से लिया जाएगा, तो मेनली तो बच्चों इन्फ्लोरेसेंस जो है वो उसका काम में लेते हैं हम, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस के अलावा जो दूसरे प्लांट पार्ट है वहाँ से भी, लाइक लीव्स और जो रेजिन्स होते हैं, वहाँ से भी हम इन कैनाबिनॉइड्स को निकालते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में निकालते हैं। और जो मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये जितने भी कंपाउंड, ये जितने भी नाम आपने सुने हैं, ये सब के सब इसी एक प्लांट के प्रोडक्ट हैं। कोई लीव से निकल रहा है तो नाम चेंज हो गया, फ्लावर से निकल रहा है तो नाम चेंज हो गया, रेजिन से ले रहे हैं या उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ले रहे हैं तो इनके इस वजह से डिफरेंट नेम हो जाते हैं। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ध्यान से सुन ले आप। द फ्लावर, टॉप, लीव्स एंड रेजिन, जो लिक्विड उसमें से निकलता है, ऑफ कैनाबिस सटाइवा प्लांट, ऑफ कैनाबिस सटाइवा plant is used in various combination, मतलब लीफ, फ्लावर और रेजिन का अलग अलग कॉम्बिनेशन, is used in various combination, is used in various combination to produce। अब देखो क्या क्या कंपाउंड मिल रहा है उससे हमें, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब के सब, ये अलग अलग कंपाउंड नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है,
एक ही प्लांट से इन सारी चीज़ों को हम ऑब्टेन करते हैं, बस कोई इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लाइन को समझ लें आप, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, द फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस सटाइवा प्लांट इज यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। और ये इनमें जो केमिकल कंपाउंड है इन सभी में, वो हमारा कैनाबिस, उन्हें हम कैनाबिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये सब इसी प्लांट से मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, कि ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं ये कैसे काम करते हैं। तो जिस तरह से ओपियोइड जो है वो ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होते हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी में कुछ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ जाके ये बाइंड होते हैं। तो जो कैनाबिनॉइड्स हैं दे बाइंड्स विथ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। आप बोलोगे, अगेन वही बात हमारे दिमाग में आएगी, इसका मतलब मान के चलो कि जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंडोजिनस ओपियोइड्स होते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में एंडोजिनस कैनाबिनॉइड्स भी होते हैं। और उन्हीं एंडोजिनस कैनाबिनॉइड्स से हमारे ये बाहर से लेने वाले जो कंपाउंड है उनके रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, और फिर हम उन रिसेप्टर का नोमेनक्लेचर का तरीका यही है कि जो कंपाउंड जिस रिसेप्टर से साथ जाके बाइंड हो रहा है उस रिसेप्टर को हमने नाम दे दिया कैनाबिनॉइड रिसेप्टर या ओपियोइड रिसेप्टर। ओके, इसका जो मेन इफेक्ट है बच्चों, ये अपने रिसेप्टर के साथ जब बाइंड होता है तो जो इफेक्ट है वो मेनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और ब्लड वास्कुलर सिस्टम पर ये अफेक्ट करता है। तो इट मेनली अफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इट मेनली अफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो एब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो भी कैनाबिनॉइड्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो ओपियोइड जो हीरोइन है जी या ओपियोइड्स जो हैं वो स्लो डाउन करते हैं, और ये क्या है कि उनको आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं कैनाबिनॉइड जो है, तो इनका उससे ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो abused by स्पोर्ट्स पर्सन्स। ठीक है, ये एक और आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास अब यहाँ पर कैनाबिनॉइड्स में ये हो गया कि प्लांट कैनाबिस सटाइवा है, और इसके अलग अलग प्लांट पार्ट से हमें अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं हम। मैरिजुआना हो गया, हशीश, चरस, गांजा, है ना, ये सब इसी प्लांट से मिलते हैं। मेनली हम इसके इन्फ्लोरेसेंस से निकालते हैं कैनाबिनॉइड्स को, लेकिन लीव्स वगैरह से भी निकाल सकते हैं। बॉडी में जाके ब्रेन में ये हमारे जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके बाइंड होता है, बाइंड्स विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इन ब्रेन। और ओपियोइड रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या बताई, ओपियोइड रिसेप्टर सीएनएस में भी होते हैं, और इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वहाँ पर भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे पास इसका एक डायग्राम होगा, कैनाबिनॉइड्स जो कंपाउंड है उनका ये डायग्राम आपको याद करने हैं। ये दोनों डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये उसकी एक लीफ बता रखी है और ये उस केमिकल का स्ट्रक्चर बता रखा है। ठीक है बच्चों, दीज आर लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, और ये कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर उनका इस तरह का होता है कैनाबिनॉइड्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ड्रग जिसको हम एब्यूज़ करते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट कोकेन। तीसरी ड्रग अब हम पढ़ रहे हैं, और नाम सुना होगा आपने कोकेन के बारे में भी। इसे कॉमनली जो एब्यूज़र्स होते हैं वो इसे कॉक या फिर क्रैक के नाम से जानते हैं। कॉक और क्रैक के नाम से भी इसे जानते हैं। ये जो प्लांट यहाँ पर होगा बच्चों, जिस प्लांट से हमें ये कोकेन मिलती है उसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका,
ये उस प्लांट का नाम हो गया बच्चों। और एक बात बता दूं मैं आपको कि ये प्लांट मेनली साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, वहीं पर सबसे पहले इसका इवोल्यूशन हुआ है। सो दिस प्लांट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, इरिथ्रोजाइलम कोका जो प्लांट है। अब इससे जो कोकेन मिलता है बच्चों, वो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो कोकेन है इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्केलॉइड, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के कंपाउंड है। पॉपी प्लांट से ओपियोइड मिल रहे हैं, और हमारा जो कैनाबिस प्लांट है उससे कैनाबिनोइड्स मिल रहे हैं। इरिथ्रोजाइलम कोका में से जो कोकेन मिलता है, केमिकली कोकेन इज़ एन एल्केलॉइड, है ना। और इसको कैसे कंज्यूम किया जाता है, तो उससे भी बच्चों स्नॉर्टिंग से ही कंज्यूम किया जाता है, स्नॉर्टिंग से। इट इज़ कंज्यूम्ड बाय स्नॉर्टिंग। और अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनना कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये रहेगा कि हमारी बॉडी में एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, ये उस न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के ट्रांसफ़र को इंटरफियर करता है। तो इंटरफियर ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ डोपामाइन। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आपको ध्यान रखना है कि जो कोकेन है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो मोड ऑफ एक्शन यही रहेगा कि इट इंटरफियर विद द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। और इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बिल्कुल उल्टा होगा ओपियोइड से। ये स्टिमुलेंट की तरह काम करता है बच्चों। तो इट स्टिमुलेट द CNS, इट स्टिमुलेट द CNS। और उससे क्या होता है कि न सिर्फ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एक इंक्रीज्ड एनर्जी और सेंस ऑफ यूफोरिया भी ये प्रोड्यूस करता है। यूफोरिया का मतलब सेंस ऑफ वेल बीइंग, मतलब आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। वेल बीइंग जो होता है उस तरह की एक फीलिंग डेवलप होती है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये न सिर्फ स्टिमुलेट द CNS, याद रखें, प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया। यू मतलब अच्छा, ट्रू, फोरिया मतलब फीलिंग, है ना। यूफोरिया की फीलिंग डेवलप करता है, इंक्रीज्ड एनर्जी की फीलिंग डेवलप करता है, पर्सन फील वेरी एनर्जेटिक। और अगर इसकी कोई एक्सेसिव डोज ले लेता है बच्चों, एक्सेसिव डोज, तो उस एक्सेसिव डोज से हेल्यूसिनेशन भी हो सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का क्या मतलब हुआ? हेल्यूसिनेशन का मतलब उसे इस तरह के सेंसेस, उसके सेंसरी सिस्टम जो है वो इस तरह से एक्टिवेट हो जाता है बच्चों कि कई सारे स्टिमुलस नहीं होते हुए भी उसे वो चीज़ें फील होने लगती है कि जैसे कोई आसमान में जो है वो पर्सन आसमान में उड़ रहा है, या उसको अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही है, या उसे डिफरेंट कलर्स दिखाई देने लगते हैं, जबकि ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता नहीं है, कुछ है नहीं है, उस तरह का स्टिमुलस ही नहीं है किसी भी तरह का, और फिर भी उसको इस तरह की चीज़ें फील होती है, तो उसे हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं बच्चों। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आउट ऑफ दिस 3 ड्रग्स अब तक जो मैंने आपको बताई, सबसे पहली ओपियम, दूसरा कैनाबिनोइड्स बताया मैंने ओपियोइड्स के अलावा, तीसरा कोकेन बताया, तो विच ड्रग आउट ऑफ दिस 3 कॉज हेल्यूसिनेशन? तो सिर्फ कोकेन एक ऐसी ड्रग है जो सो फार व्हाट वी हैव स्टडीड कि हाई डोज पर उसकी अगर एक्सेसिव डोज ली जाती है तो उससे हेल्यूसिनेशन होता है। और बच्चों यहाँ मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि इसके अलावा 2 और ड्रग्स हैं कोकेन के अलावा, नाम लिख लेते हैं हम। एक का नाम है, एक प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलाडोना, मेडिसिनल प्लांट है वैसे तो ये बच्चों, एट्रोपा बेलाडोना। इससे एक ड्रग मिलती है, उस ड्रग का नाम है एट्रोपिन। और एक जो हमारा नॉर्मल धतूरा होता है
धतूरा प्लांट जो है उससे भी हमें एक केमिकल कंपाउंड मिलता है। उसका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और उसको डायरेक्टली इसे कंज्यूम करते हैं। ये जो दोनों प्लांट है, एट्रोपा बेलाडोना से मिलने वाला एट्रोपिन और जो धतूरा होता है, दे ऑल्सो कॉज हेल्यूसिनेशन। दे ऑल्सो कॉज हेल्यूसिनेशन। तो अब ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखना है। कौन से 3 ऐसे प्लांट है जिनमें हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है? तो हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी एक कोकेन में हो गई, दूसरी एट्रोपा प्लांट में हो गई, एट्रोपा बेलाडोना में, और एक धतूरा प्लांट में भी हो गई। बच्चों, ये जो एट्रोपिन ड्रग है, आप कभी डॉक्टर के वहाँ गए होंगे आई चेकअप करवाने के लिए, तो हमारी आँखों के अंदर जो प्यूपिल है उसको डायलेट करने के लिए वो अपनी आँख को अच्छे से चेक करना चाहता है। तो आँख को चेक करने के लिए वो आँखों में एक दवाई डालता है ताकि उससे हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाए। और जो ड्रग आँख में डाली जाती है वो ये एट्रोपिन ही है, ये प्यूपिल को भी डायलेट करती है। तो ये बेसिकली इसका मेडिकल यूज़ है, प्यूपिल को ये डायलेट करती है, प्यूपिल डायलेशन, ये उसका एक अलग फंक्शन और है। ओके बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रग एब्यूज़। तो बच्चों, ड्रग एब्यूज़ समझने से पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो मेडिसिन की तरह हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और जिन्हें फिर बाद में एब्यूज़ किया जाता है। तो देखिए कि कुछ ड्रग्स होती है, ड्रग्स लाइक बारबिट्यूरेट्स, एम्फिटेमाइंस, बेंजोडाइएजेपिन्स, याद रखने ये सारे नाम। These are used as medicines to help patients with mental illness like depression और insomnia। तो जिन लोगों को डिप्रेशन या इंसोमनिया होता है उनको ये इस तरह की बारबिट्यूरेट्स, एम्फिटेमाइंस और बेंजोडाइएजापिन जैसी ड्रग्स दी जाती है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दी जाती है। ये इन ड्रग्स का मेडिसिनल यूज़ है। सिमिलरली जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो मॉर्फिन है वो भी एक इफ़ेक्टिव सेडेटिव है, उसका एक सेडेटिव फंक्शन है, बॉडी को काम डाउन करता है, और इट इज़ एन इफेक्टिव पेन किलर ऑल्सो विच इज़ यूज फॉर पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स है जो मेडिसिनल यूज़ जिनके होते हैं बच्चों। लेकिन अगर इन्हीं में से किसी ड्रग का, और ऊपर जो मैंने पहले बताए हैं आपको, व्हेन दीज ड्रग्स आर टेकन फॉर ए पर्पज अदर देन मेडिसिनल इन अमाउंट और फ्रीक्वेंसी that impairs physical, physiological and psychological functions, then it is called drug abuse। तो अगर ये जो ऊपर मेंशन्ड ड्रग्स मैंने आपको भी पढ़ाई है, उन्हीं में से कोई सी भी ड्रग उस पर्पज से ली जाए कि जब उसका पर्पज मेडिसिनल नहीं हो, यानी आप उसे दवाई की तरह, मेडिसिन की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, और उस अमाउंट और उस फ्रीक्वेंसी में, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ले रहे हैं, जिससे कि बॉडी की जो फिजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और साइकोलॉजिकल फंक्शंस अगर अफेक्ट हो रहे हैं, इम्पेयर हो रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम उसे ड्रग एब्यूज़ कहेंगे। तो बच्चों, ये मैंने आपको कुछ ड्रग एब्यूज़ के बारे में बताया, और इसी के साथ हम एक और जो बड़ी एब्यूज़ की जाने वाली ड्रग है, हम यहाँ पर बात करेंगे निकोटीन के बारे में। तो निकोटीन बड़ा वेल नोन है, आपको पता है कि निकोटीन एक एल्कलॉइड होता है, जैसे कि अभी कैटेगरी बताई मैंने आपको। ऊपर कोकेन को भी मैंने बताया कि वो भी एल्कलॉइड की कैटेगरी में आता है। निकोटीन इज़ एल्कलॉइड जो कि प्रेजेंट इन टोबैको प्लांट, ये पर्टिकुलरली टोबैको प्लांट में मिलता है। ओके, किस तरह से निकोटीन को कंज्यूम किया जाता है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, तो आप जानते हैं बच्चों की टोबैको इज़ कंज्यूम्ड, लिख लें हम पहले इसे, कंज्यूम्ड बाय स्मोकिंग, है ना, उसकी स्मोकिंग की जाती है, कई बार उसे चूइंग भी किया जाता है, च्यूइड, और स्नफ्ड। स्नफ्ड का मतलब उसको टोबैको का बिल्कुल बारीक पाउडर बना दिया जाता है और उसे फिर सूंघा जाता है, जिससे वो पाउडर यूँ का यूँ हमारे पूरे नेज़ल पैसेज में चला जाएगा और वहाँ वो एब्जॉर्ब होता है, तो इसे हम स्नफिंग कहते हैं, स्नफ्ड। तो टोबैको को, निकोटीन को 3 तरीके से कंज्यूम किया जाता है। टोबैको स्मोकिंग, सिगरेट और की फॉर्म में, च्यूइड उसको चबाया भी जाता है, कई सारे लोग अपने लिप्स के यहाँ अंदर की तरफ रखते हैं, आपने देखा ही होगा, और दूसरे जो सुपारी वगैरह है उसके साथ भी टोबैको मिला के उसको चबाया जाता है, और इवन जो टोबैको है उसे बच्चों उसकी स्नफिंग भी की जाती है।
अगर आपको पूछे कि निकोटीन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन, तो निकोटीन के लिए हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं, तो इट बाइंड्स विथ निकोटिनिक रिसेप्टर, बाइंड्स विथ निकोटिनिक रिसेप्टर। ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसी के रिसेप्टर है, पर निकोटिन भी क्योंकि उन्हीं रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है तो हमने इन्हें नाम दे दिया निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और ये पर्टिकुलरली क्या करता है बच्चों, मोड ऑफ एक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ये एड्रिनल ग्लैंड को रिलीज स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। दो हॉर्मोन्स जो हैं वो एड्रिनल ग्लैंड से बनते हैं और वहाँ से ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इसका इफेक्ट क्या होगा फिर, क्योंकि हम जानते हैं कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर अफेक्ट करता है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये तो इसके डायरेक्टली जैसे ही इसको कंज्यूम किया निकोटीन के ये इफ़ेक्ट हमारे सामने आएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं इल इफ़ेक्ट, और हमारे क्या दूसरे इफ़ेक्ट इससे हो सकते हैं, इल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ध्यान रखना है बच्चों, मैं जो जो बता रहा हूँ ये आपको बिल्कुल यूँ का यूँ अच्छे से याद करना है सारा का सारा। देखो बच्चों, अगर कोई स्मोकिंग करता है, टोबैको स्मोकिंग करता है, तो देयर इज़ ए इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। और कैंसर भी कौन सा हो सकता है स्मोकिंग से, गले का कैंसर, थ्रोट कैंसर या लंग कैंसर। और इवन ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर है उसके भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और नॉर्मल स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि स्मोकिंग से सिर्फ गले का या लंग का ही कैंसर होगा, पर ध्यान रखना है कि स्मोकिंग से इसके अलावा थ्रोट कैंसर के अलावा, लंग कैंसर के अलावा, यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर होता है उसके भी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो देयर इज़ ए इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। दूसरी जो डिजीजेज हैं, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीजेज लाइक इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीजेज, दूसरी भी जो डिजीजेज जैसे हमारा जो ट्रेकिया होता है तो वहाँ, और ब्रोंकिया होता है वहाँ इन्फ्लेमेशन होने लगता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फिसीमा भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जिसमें सरफेस एरिया कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, वो डिजीज़ हो सकती है, एम्फिसीमा हो सकता है। हार्ट डिजीजेस, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज भी हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, और इवन गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऑल दीज आर, बिल्कुल यूँ के यूँ आपको ये सिम्टम्स जो हैं इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इल इफ़ेक्ट्स जो स्मोकिंग के हैं वो आपको याद रखने हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, थ्रोट, लंग और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर। और इसके अलावा बच्चों कई डिजीज़ेज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसे एम्फिसीमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये सारा हो सकता है। और इसके साथ एक चीज़ और होगी बच्चों कि क्योंकि जब स्मोकिंग करेगा तो ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और ऐसे में जो हमारा हीमोग्लोबिन से बाउंड ऑक्सीजन है, हीम बाउंड ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम पड़ जाएगी। सो दैट इज़ अनदर इल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। हम उसको भी यहाँ लिख लेते हैं, दैट देयर इज़ एन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पता ही होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। तो इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन ब्लड, है ना, एंड रिड्यूस्ड लेवल ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। ओके, सो दिस इज अनदर स्मोकिंग का हार्मफुल इफेक्ट हमारे सामने आ रहा है। और अब ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि निकोटीन को हम 3 तरीके से लेते हैं,
स्मोकिंग से लेते हैं, च्यूइंग से लेते हैं और स्नफिंग से लेते हैं। स्मोकिंग के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। और जो टोबैको च्यूइंग करता है कोई, अगर स्मोकिंग नहीं करता है, तो जो टोबैको च्यूइंग है उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ये रहेगा बच्चों कि उसे ओरल कैंसर जो है उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इंक्रीज्ड मुंह का जो कैंसर होगा वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता होगी, आप लोग नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, टीवी वगैरह में इनका काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होता है। और एक लास्ट में मैं आपको और बात बता देता हूँ कि जो बंदा स्मोकिंग करता है उसके ये भी चांसेस ज़्यादा है कि वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएगा जो हार्ड ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ वे, है ना, स्मोकिंग की वजह से एक ऐसा रास्ता बन जाता है। हम वी कैन राइट हियर दैट स्मोकिंग पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। हार्ड ड्रग्स कौन सी होती है? जो ऊपर मैंने सबसे पहले आपको बताई है, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोकेन, वो जो सारी ड्रग्स हैं वो हार्ड ड्रग्स होती है। और अगर कोई स्मोकिंग करता है तो डेफिनेटली उसके दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आने की, जो कि स्मोकिंग करते हैं, उनके कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और उन्हीं में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो हार्ड ड्रग्स को यूज़ करते हैं, तो उससे उसको एक्सपोजर मिलता है। तो ये एक दूसरा और इफ़ेक्ट इसका टोबैको का हो गया। तो बच्चों मैंने आपको निकोटीन पढ़ाया, टोबैको पढ़ाया, और तीन तरीके से मैंने बताया कि इसको हम कंज्यूम करते हैं या लोग कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग, चूइंग और स्नफिंग। स्मोकिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट है वो भी बता दिए मैंने, और चूइंग करने से एक ही आपको याद रखना है कि उससे ओरल कैविटी का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इज़ दैट क्लियर? वैसे जब अगर निकोटीन कंज्यूम किया जाता है तो निकोटीन बॉडी में जाके हमारे जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं उनसे बाइंड होता है और एड्रिनलिन ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है और उससे हमारी जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट निकोटीन। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।